जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोली जय मां सरस्वती। बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट सीटेट नेट ऐसे सभी परीक्षाएं जिनमें संगीत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? तो आप जानते हैं थाट इज फादर ऑफ राग, ठीक है। तो राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। इसमें मध्यम तीव्र लगता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। व्याख्या इसकी पढ़िए। प्राचीन काल में कल्याण थाट को कल्याण थाट को कल्याण नाम से जाना जाता था। कालांतर में मुगल शासन के समय इसे यमन कहा जाने लगा, ठीक है जी। और इसे रात्रि के प्रथम पहर में गाते हैं राग यमन को, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, रूपक ताल में खाली कितनी मात्रा पर होती है? तो देखिए, रूपक ताल में खाली नहीं होता है, ठीक है। रूपक ताल में खाली कितनी मात्रा पर होती है? रूपक ताल में खाली मात्रा नहीं होती है। इसमें ताली 1, 4 और छठी मात्रा पर, अर्थात 3 ताली होता है और 7, इसमें 7 मात्रा होता है, ठीक है जी। और यह जो है इसमें 3 विभाग होता है। तो रूपक ताल में कितनी मात्राएं? 7 मात्राएं होती हैं और 3 ताली, मतलब 1, 4 और छठी मात्रा पर ताली, और इसमें 3 विभाग होता है, याद रखना है। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो आप जानते हैं एक ताल में 6 विभाग होता है। एक ताल में कितने विभाग होता है जी? तो 6 विभाग होता है और उसमें 12 मात्राएं होती है, ठीक है। 12 मात्राएं होती हैं एक ताल में। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या इधर दिया गया है। व्याख्या देखिए, व्याख्या इसमें देखिए दिया गया है कि इसमें 12 मात्राएं होती हैं एक ताल में और 6 विभाग होता है। 2-2 मात्राएं की प्रत्येक विभाग होती हैं। 1, 5, 9, 11 मात्रा पर ताली और 7 और 9वीं मात्रा पर खाली, मतलब 2 खाली होता है और 4 ताली होता है, ठीक है जी। तो इसलिए इसका 4 ताल नाम पड़ा है। सॉरी, 4 ताल नहीं, एक ताल में 4 ताली होते हैं और 2 खाली। 12 मात्राएं, 6 विभाग, ठीक है। प्रत्येक विभाग में 2 मात्राएं। देखिए, सवाल आपसे पूछा गया है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 15 मात्राएं होती हैं। वहीं आपसे बड़ी बड़ी सवारी ताल पूछे तो बड़ी सवारी ताल में 16 मात्राएं होती हैं और इसमें 5 विभाग होता है। लेकिन पंचम सवारी ताल में 4 विभाग होता है, याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पंचम सवारी ताल में आपको व्याख्या के रूप में 15 मात्राएं बताई गई हैं, 4 विभाग हैं। 1, 4, 12 मात्रा पर ताली। देखिए, 8वीं मात्रा पर खाली, अर्थात आप जो पंचम सवारी ताल में 3 ताली देखते हैं और 1 खाली देखते हैं, 15 मात्राएं और 4 विभाग देखते हैं, ठीक है। सवाल आपसे पूछा गया है, ख्याल के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? ख्याल के साथ कौन सी ताल नहीं बजाई जाती है? देखिए, तो नहीं बजाई जाती, 4 ताल नहीं बजाया जाता है। देखिए, झुमरा बजाते हैं, दीपचंडी बजाते हैं, 1 ताल बजाते हैं, लेकिन 4 ताल नहीं बजाते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, ख्याल के साथ 4 ताल नहीं बजाया जाता है, नहीं बजाया जाता है। देखिए, ध्रुपद गायन के साथ 4 ताल बजाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये खुले बोलों का ताल है, ठीक है। मृदंग से बजाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम ये सवाल देखिए, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, देख लीजिए। दस मात्राएं कौन कौन होती है देख लीजिए। धीना, धिनधिना, तीना, धिनधिना, ठीक है जी। तो झप ताल में कितनी मात्राएं हो गई आपको? 10 मात्राएं हो गई। इसका डिटेल पढ़िए। डिटेल इसका लिखा गया है, देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसमें डिटेल लिखा गया, पढ़िए आप। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। ताल में 4 विभाग होते हैं। पहली तीसरी विभाग 2-2 मात्राएं की होती है और दूसरा चौथा विभाग 3-3 मात्राएं का, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे डिटेल इसका समझ लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, देखिए, 3-4, 3-4 का 4 विभाग कौन से ताल में होता है? 3-4 मतलब 3-4, 3-4 का 4 विभाग, 4 विभाग आपको कौन सी ताल में होती हैं? तो आप बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा झुमरा। झुमरा ताल में ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए ध्यान से इसका। देखिए, इसका डिटेल लिखा गया है। डिटेल इसका लिखा गया है यहाँ पे। 3-4, 3-4, 4 विभाग झुमरा ताल में होता है। झुमरा ताल में कुल 14 मात्राएं होती हैं। इस ताल में 1, 4 और 11वीं मात्रा पर ताली होता है और 8वीं मात्रा पर खाली, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, देखिए, एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है?
एक ताल में खाली, तो इसका डिटेल आप पढ़िए। देखिए एक ताल में, देखिए एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होता है और दो दो मात्रा की 6 विभाग होते हैं। 1, 5, 9, 11 पर ताली लगती है और 3 सातवीं पर खाली होती है। तो 3 सातवीं आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 3 सातवीं। तो 3 सातवीं इसमें नहीं दिया है तो आप इसे नो कर देंगे। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की जन्म कहाँ हुआ? इसको थोड़ा सा जूम करिए। कह रहा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप देखिए इसको पढ़ लीजिए डिटेल। आंसर क्या हो जाएगा जी आपका 10 अगस्त 1860 को। ठीक है, तो विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म बम्बई प्रांत में 10 अगस्त 1860 को हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था। भातखंडे जी संगीत में बचपन से ही रुचि रखते थे। अपने माता के मधुर कंठ का अनुसरण कर इन्होंने अपनी संगीत शिक्षा प्रारंभ की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर के मुख्य शिष्य कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है जी, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर आप जानते ही हैं, उनका स्वरलिपि पद्धति को जानते ही हैं। मीरज, देखिए मीरज रियासत के आश्रय में प्रसिद्ध गायक पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर रहते थे। इनकी छत्र छाया में बालक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। ठीक है जी। ख्याल गायकी इनका मुख्य शैली था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था बताइए? तो अमीर खुसरो थे। ठीक है जी, अमीर खुसरो 8 सुल्तानों के शासन को देखे थे। इनका डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए डिटेल पढ़िए। डिटेल इसमें लिखा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक अमीर खुसरो रहते थे। वास्तविक नाम इनका अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को एक चुलबुली फारसी कविता से प्रसन्न होकर उन्हें अमीर की उपाधि दिए थे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देख लीजिए, 12 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है? पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है, तो आपको इसका डिटेल बताना है। देखिए डिटेल इसमें लिखा गया है। देखिए प्रश्न का विकल्प गलत है। देखिए पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा एक के चिन्ह से पहचानी जाती है। इन्होंने अत्यंत संपूर्ण और वैज्ञानिक स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, एकवीं मात्रा, पहली मात्रा को 1 से डिनोट करते थे। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भातखंडे के ताल लिपि में खाली को किससे दर्शाते हैं? तो खाली को हम 0 से दर्शाते हैं। ठीक है, और वहीं पलुस्कर जी में प्लस को जो है यूज करते हैं खाली के स्थान पर। ठीक है जी, आप ये देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है, भूपाली राग की थाट कौन सी है? तो भूकालगढ़, आप याद रखिएगा, भूकालगढ़। ठीक है जी, गढ़। तो भू से भूपाली या काल से कल्याण थाट। ठीक है जी, कल्याण थाट से उत्पन्न है, और ग इसका वादी है और ध इसका संवादी है। ठीक है, तो याद रखिएगा भूकालगढ़। पढ़ लीजिए इसका डिटेल, पढ़िए इसका डिटेल लिखा गया है। इसका डिटेल लिखा गया है यहाँ पे, देखिए डिटेल इसका लिखा गया, भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी क्या है? ऑडो। इसमें म और नी वर्जित होता है। ठीक है, भूपाली राग में म और नी वर्जित होता है। मध्यम तीव्र लगता है कल्याण थाट में, अतः 5 स्वरों के प्रयोग के कारण इसकी जाति ऑडो है। गायन समय रात्रि का प्रथम भार है। ठीक है, रात्रि का प्रथम भार। मिड प्रधान नहीं है, इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग निषेध है। तीव्र मध्यम का प्रयोग निषेध है, लेकिन इसके थाट में तीव्र मध्यम लगता है। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, झुमरा ताल कितने मात्राएं की होती है? झुमरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका डिटेल पढ़िए। अब झुमरा ताल में 14 मात्रा आप जानते हैं, 14 मात्राएं होती हैं। और देखिए इस ताल में 1, 4 और 11वीं मात्रा पर ताली होता है, 8वीं मात्रा पर खाली होता है। ठीक है, तो 3 ताली होता है और 1 खाली होता है। 14 मात्राएं होती हैं झुमरा ताल में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? तो 2 पद्धतियां हैं, उत्तर भारत संगीत पद्धति और कर्नाटक या दक्षिण भारत संगीत पद्धति। ठीक है, तो आप ये जानते ही हैं। अगला सवाल देखिए 17 नंबर पूछा जा रहा है, गायन के उपयोगी नाद क्या है? तो आहत नाद है, आप जानते ही हैं।
स्वर। गायक के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं, ठीक है जी। और इस तरह नाद के रूप में पूछेगा तो आहत नाद हो जाएगा, ठीक है जी। तो नाद आप 3 प्रकार के पढ़ते हैं, मुख्यतः 2 ही प्रकार के पढ़ते हैं, आहत अनाहत। एक ओम को ब्रह्मनाद भी कहा जाता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। ध्वनि या स्वर आप जानते हैं कंपन से उत्पन्न होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। पढ़िए, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं? लिख रहा है सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं। तो सप्तक तार जो है आप जानते हैं, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। सप्तक तो आप जानते हैं 3 तरह का, एक मध्य सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। तो सप्तक को 3 भागों में बांटा गया है, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 7 आंसर होगा, 7। तो देखिए, मध्य सप्तक के बाद आगे वाला सप्तक तार कहलाता है, और मध्य सप्तक का 2 गुना ऊंचा होता है। मतलब आप मध्य का 2 गुना करिएगा तो मध्य मिलेगा, और मध्य का 2 गुना करिएगा तो तार मिलेगा, ठीक है जी। तार सप्तक मिलेगा। इस तरह से आपको सप्तक में 12 स्वर होते हैं, 5 विकृत और 7 शुद्ध, ठीक है जी। 19 नंबर सवाल पढ़िए। 19 नंबर लिखा गया है, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कोमल या विकृत, विकृत स्वर कहते हैं, ठीक है जी। देखिए, विकृत स्वर कहते हैं। आप जैसे मान लीजिए ऋषभ है, तो इसके इसके ऋषभ यहाँ पे, इसके बाद वाला र को कोमल कहेंगे। वहीं गंधार देखिए, पहले गंधार, उसके बाद कोमल गंधार, उसके बाद शुद्ध गंधार। मध्यम देखिए, पहले शुद्ध होता है, उसके बाद तीव्र होता है। वहीं ध को देखिए, नी को देखिए, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आप शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो विकृत स्वर कहते हैं, ठीक है। आप इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया 20 नंबर, कह रहा है स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो स्वरों द्वारा ऊपर जाएंगे, देखिए सा, इसके बाद रे, उसके बाद ग, इस तरह ऊपर जा रहे हैं, तो इसको आरोह कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आरोह, आरोह कहेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और घटते क्रम को अवरोह कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? तो राग में कम से कम आप जानते हैं 5 स्वर होना चाहिए। तो 5 वाले को आडव कहा जाता है, और 6 वाले स्वर को साडव कहा जाता है, और 7 वाले को संपूर्ण कहा जाता है, ठीक है जी। आप जानते हैं, तो कम से कम 5 स्वर होना चाहिए राग बनाने के लिए, ठीक है। और थाट के लिए 7 स्वर होने चाहिए। देखिए थाट कितने होते हैं? तो थाट जो है, आप दक्षिण भारत में जाइए तो वहाँ 20 थाट मिलेंगे आपको। 72 थाट का भी चर्चा है वेंकट मखी द्वारा चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ में, ठीक है जी। तो उत्तर भारत में आप कहिएगा तो 10 थाट है, ठीक है। मुख्यतः 10 थाट है। देखिए, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 32 थाटों का प्रचलन है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः 10 ही है, ठीक है, भातखंडे पद्धति में। अब देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आश्रय राग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी? आश्रय राग। तो इसका आप डिटेल पढ़ लीजिए। जैसे भैरवी थाट से राग भैरवी बनता है, तो भैरवी राग जो है भैरवी थाट का आश्रय राग कहा जाएगा। काफी राग भी है, तो काफी थाट से उत्पन्न है। पूर्वी राग भी है। देखिए, नाद की कितनी विशेषताएं? तो 3 विशेषताएं होती हैं, आप जानते हैं। 3 विशेषताएं कौन कौन है? देख लीजिए, 3 विशेषताएं कौन है? तो नाद का छोटा या बड़ा होना। तो आप जितना फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो वो छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगा तो बड़ा नाद होगा, दूर तक सुनाएगा, और छोटा नाद नज़दीक तक सुनाता है। नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद की ऊंचाई नीचाई वही जो है आप जब फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगा तो वो कम देर तक आप आलाप कर पाएंगे, और अधिक रहेगा तो आप ज़्यादा देर तक। और ऊंचाई नीचाई मतलब आप, ऊंचाई का मतलब जोर से और नीचाई का मतलब धीरे से, ठीक है जी। जाति का मतलब होता है नाद की जाति, कि किस चीज़ का, जानवर का आवाज़ है कि किसी वाद्य यंत्र का आवाज़ है, इसकी पहचान करना उसकी जाति कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, स्वरों की चलन को क्या कहते हैं? तो स्वरों के चलन को आप कहते हैं अलंकार, ठीक है जी। क्या कहते हैं? अलंकार। जैसे स्वरों के चलन को आप अलंकार कहते हैं, देखिए इसको हम समझा रहे हैं आपको। स्वरों के चलन को अलंकार कहा जाता है। और 12 स्वर आप जानते हैं, 5 विकृत और 7 शुद्ध। जैसे आप मान लीजिए सा रे ग, सा रे ग, फिर रे ग म। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ग म प। तो स्वरों के चलन को आप क्या कर रहे हैं? अलंकार कर रहे हैं, ठीक है जी। ये अलंकार हुआ। अगला सवाल पूछा जा रहा है, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं, आप जानते हैं। अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, ठीक है जी। 4 भाग हो गया। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा।
ध्रुपद तानसेन के द्वारा स्थापित है। ठीक है जी, आप इसका डिटेल पढ़िए। ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है, तो ध्रुपद गीत में आप जो है गाते हैं भक्ति गीत। ठीक है जी, भक्ति गीत गाते हैं ध्रुपद में। ध्रुपद में आप भक्ति गीत गाते हैं। अब इसका डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़ लीजिए। ऊपर इसके धमार गीत कौन सी ताल में बजाई जाती है? धमार गीत धमार ताल में बजाते हैं। धमार गीत धमार ताल में बजाते हैं। ठीक है जी, तो आप इसका धमार ताल में देखिए, धमार ताल में आप जो है होली का व्याख्या किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं? छोटे 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 तानों के लड़ी को क्या कहते हैं? आप इसका उत्तर बताइए। छोटे छोटे तानों के लड़ी को क्या कहते हैं जी? तो छोटे छोटे तानों के लड़ी को आप कहते हैं टप्पा। क्या कहते हैं जी? टप्पा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? टप्पा। तो इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे डिटेल पढ़ लीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। देखिए, 7 स्वर वाले रा को क्या कहते हैं? तो 7 स्वर वाले को संपूर्ण कहते हैं, और 5 स्वर वाले को आडो कहते हैं, और 6 स्वर वाले को साडो कहते हैं। ठीक है, आप इसको जान गए। और आडो वाडो क्या है जी? आडो वाडो क्या है? देखिए, ये जो आडो वाडो लिखा है, तो 5 आरोह में और 5 अवरोह में, तो इसको आडो वाडो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, वाद्यों को सारंग देव के अनुसार मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वाद्यों को देखिए, 31 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार में, तत्, घन, औनद और सुशीर। ठीक है जी, लेकिन एक 5वां तंतुवाद्य भी कहा जाता है, 5वां। तो आपसे सारंग देव के अनुसार पूछा गया तो 5 होगा, 5वां तंतुवाद्य यंत्र। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा गया, देखिए 32 नंबर सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसको औनद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? औनद। तत्व वाले तार से बनते हैं, और सुशीर वाले हवा से बजते हैं, और घन जो होता है धातु से बनता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जानते हैं। देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तबला और पखाव जो होता है औनद होता है, क्योंकि चमड़ा से बजता है, ढोलक भी है, डमरू भी है। देखिए, इस राज को कौन से यंत्र के से बजाया जाता है? इस राज को कौन से यंत्र से बजाते हैं? तो बता दीजिए। 33 का क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपको, आप इसको कमानी से बजाते हैं। ठीक है जी, कमानी से बजाते हैं इस राज को। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। ये लिख रहा है, देखिए लिखा गया है, इस राज को कमानी द्वारा बजाया जाता है। इस राज एक प्रकार का सितार और सारंगी का ही रूपांतर है। ठीक है जी, तो तत्वाद्य यंत्र है। इस राज को दिलरुबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दिलरुबा। इस राज को दिलरुबा कहते हैं, और यह तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है जी, तत् है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मीड कहते हैं। ठीक है, मीड कहते हैं। तो वाद्यों में क्या कहते हैं? तो वाद्यों में देखिए, वाद्यों में इसको क्या कहा जाता है? आप बता दीजिए। 34 का सही उत्तर बताइए। 34 का क्या हो जाएगा जी? तो 34 को इसको सत कहते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? सत कहते हैं। इसका डिटेल पढ़िए आप। डिटेल, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मिड कहते हैं, और वाद्यों में इसे सुत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी? सुत। सुत देखिए, ठीक है जी। तो सुत की क्रिया जो होता है आप जानते हैं सितार में होता है। ठीक है, हम आपको ट्रिक बताए थे सीसु। ठीक है, तो सी से सितार और सु से सुत की क्रिया होती है सितार में। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली बाज को क्या कहते हैं? तो किनारे की बाज कहते हैं। दिल्ली बाज को क्या कहते हैं? किनारे की बाज कहते हैं। और 35 नंबर का और दूसरा नाम बता दीजिए। इसको मस्जिद खानी गत भी कहा जाता है। ठीक है, मस्जिद खानी भी कहा जाता है। इसका डिटेल पढ़िए आप। लिख रहा है इसमें कि दिल्ली बाज को मस्जिद खानी भी कहते हैं। तबला का यह प्रथम घराना है। इसकी शुरुआत उस्ताद सिद्धार खान ने की थी। दिल्ली घराने में चाटी, स्याही, बोलों का प्रयोग होता है। इसे किनारे का बाज भी कहा जाता है। ठीक है जी, किनारे का बाज भी दिल्ली घराने को कहा जाता है, और इसको मस्जिद खानी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, देखिए रजाखानी बाज को क्या कहते हैं? रजाखानी बाज को क्या कहते हैं? आप बताइए। तो रजाखानी बाज को आप कहते हैं, 36 का क्या हो जाएगा जी? तो लखनऊ बाज कहते हैं, और दिल्ली बाज को मस्जिद खानी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ये वाला पढ़ लीजिए अब डिटेल। अब देखिए, 37 नंबर सवाल आपसे पूछा है, तबले के ढेका सुनकर हम पहचानते हैं। तबले के ढेका सुनकर हम क्या पहचानते हैं? बताइए। तो तबले के ठेका यहाँ होना चाहिए, ठेका। ठीक है जी, ठेका। तो आप 37 का सही उत्तर बता दीजिए। 37 का उत्तर आप, तबले के ठेका सुनकर आप ताल
ताल को पहचान लेते हैं। ठीक है जी, आप इसको पढ़ लीजिए डिटेल। तबला औनद वाद्य यंत्र होता है क्योंकि यह जो है चमड़ा से बनता है और इसके आविष्कारक अमीर खुसरो थे। ठीक है, तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है? ठीक है, तानपुरा को देखिए अंगुलियों के द्वारा बजाते हैं आप तानपुरा को। तानपुरा में 4 तार होता है, आप जानते हैं, और जो है यह भी तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है जी, आप इसका डिटेल को पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसमें कॉपी का कुछ नोट्स देखिए। इस राज को कमानी से बजाते हैं, इस राज को दिलरुबा भी कहा जाता है। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा, रिवीजन करा दिया हमने। अगला सवाल इसमें देखिए, कहा जा रहा है शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होता है? शहनाई में किस यंत्र के द्वारा स्वर उत्पत्ति होता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पत्ती। ठीक है, डिटेल इसका पढ़ लीजिए। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी मिला है। शहनाई लकड़ी से बना होता है जिसके एक सिरे पर दोहरा ईख होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है? एक धातु या लकड़ी की परत लगी रहती है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया 40 नंबर, उस्ताद अली अकबर खां का वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं। उस्ताद अली अकबर कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप बताइए 40 का क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा आपको, ये सरोद बजाते हैं। ठीक है जी, सरोद बजाते हैं। अमजद अली खान भी सरोद बजाते हैं। देखिए, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम बताइए। तो बिस्मिल्लाह खां हो गए। आप दे 41 का क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खान। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला सवाल आपसे पूछा गया है वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग कौन सा है? वृंदावनी सारंग काफी थाट से उत्पन्न होता है वृंदावनी सारंग। ठीक है जी, अब ये पूछा गया है वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग क्या है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सुर मल्हार। ठीक है जी, सुर मल्हार। तो अगला इसका डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल पढ़िए इसका क्या लिखा है। तो डिटेल इसमें लिख रहा है वृंदावनी सारंग भी कहते हैं, राग सारंग को वृंदावनी सारंग कहते हैं। यह एक अत्यंत मधुर राग है। वृंदावनी सारंग की संप्रकृति राग क्या है? सुर मल्हार। थाट इसका क्या है? काफी। तो काफी में आपका गंधार और निषाद कोमल लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल इसमें आपसे पूछा गया है 43 नंबर, निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग होते हुए भी साडो जाति का है? साडो जाति का मतलब 6 आरोह में और 6 अवरोह में स्वर लगते हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिए 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 43 का उत्तर हो जाएगा मारवा। मारवा जो राग है, इसमें मारवा थाट में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मारवा राग जो है मारवा थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है, आप डिटेल पढ़ लीजिए। ये देखिए लिखा है मारवा आश्रय राग होते हुए भी साडो जाति का है। इसमें पंचम स्वर पूर्णतया वर्जित होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 44 नंबर पूछा गया है पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। देखिए कौन? तो आपको जो हो जाएगा खेमटा हो गया। ठीक है जी, खेमटा। इसमें लिख रहा है, देखिए इसमें डिटेल लिखा गया है। देखिए, पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले खेमटा बजाई जाती हैं। पखावज वाद्य यंत्र है, यह उत्तर शैली में ढोलक के जैसा है। देखिए, तबले की उत्पत्ति इसी यंत्र से मानी गई है। अमीर खुसरो द्वारा पखावज को 2 पार्ट में काटकर जो है तबला बनाया गया था। ठीक है, अगला इसमें देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न है इसमें, देखिए निम्न में से कौन से जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से बेमेल है? बेमेल। देखिए, तो आप देखिए सूल ताल में 10 मात्राएं होती हैं, झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, रूपक ताल में आपको जो है 7 मात्राएं, और रूपक ताल में भी 7 और तिबरा में भी 7 मात्राएं होती हैं। धमार में 14 मात्राएं, दीपचंडी में 14 मात्राएं, लेकिन लक्ष्मी ताल में 18 मात्राएं और गणेश ताल में 20 मात्राएं। तो कह रहा है बेमेल है। बेमेल तो यही 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दिल्ली घराने को मस्जिद खानी कहते हैं और लखनऊ को रजा खानी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ये पढ़ लीजिएगा डिटेल। देखिए, अगला सवाल इसमें लिखा गया है कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता? कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता? तो षडज। ठीक है जी, षडज इसका सही उत्तर हो जाएगा। षडज किसी में न वर्जित होगा न विवादी होगा। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 47 नंबर कह रहा है निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? वक्र मतलब आगे पीछे घूमकर। ठीक है जी,
जैसे आप मान लीजिए सारे ग है, तो इसी को वक्र करके मतलब सारे ग रे ग, इस तरह से फिर यहाँ से वापस आके फिर आगे बढ़ना, तो इसी को वक्र कहते हैं। ठीक है जी। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए 3 नंबर हो जाएगा तिलक का मोद में। देखिए इसका डिटेल पढ़िए। वक्र वक्र स्वर लगते हैं तिलक का मोद में। देखिए राग तिलक का मोद में वक्र स्वर लगते हैं। यह बहुत ही मधुर राग है, खमाज थाट से उत्पन्न है। इसमें निषाद कोमल लगेगा। ठीक है जी। और इसके गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है और ऋतु विशेष राग है यह। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं हो सकता। वादी क्या नहीं हो सकता, तो आप बता दीजिए। वादी क्या नहीं हो सकता, 48 का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी, बताइए। 48 का सही उत्तर बता दीजिए। 48 का सही उत्तर क्या होगा जी, बताइए, कमेंट करिए। तो कोमल निषाद किसी भी राग में वादी स्वर नहीं हो सकता। ठीक है जी। कोमल निषाद को किसी भी स्वर में वादी स्वर नहीं मानते हैं। देखिए डिटेल लिख लीजिए। कोमल निषाद स्वर किसी भी राग में वादी नहीं है। वादी स्वर रागांग का केंद्र बिंदु है। राग राग को राज्य की संख्या देते हुए राज्य को यदि राग को राज्य कहा जाए तो वादी स्वर को उसका राजा कहा जाता है। ठीक है जी। देखिए 49 नंबर सवाल है, भीम पलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं। न्यास मतलब रुक सकते हैं। ठीक है जी। तो आप 49 का सही उत्तर बताइए कमेंट करके। तो 3 नंबर मतलब गंधार पे न्यास करेंगे। ठीक है जी। तो आप देखिए इसका डिटेल पढ़ लीजिए। डिटेल इसका पढ़िए आप। जो है काफी थाट से उत्पन्न है। भू भू भीम पलासी राग काफी थाट से उत्पन्न है। दिन के दिन के रागों में अति मधुर और कर्ण प्रिय है। ठीक है जी। औरों में 7 स्वर लगते हैं। ठीक है। अब देखिए इस पर गंधार पर न्यास किया जाता है या ठहराव किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए 50 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है। तो आलाप का प्रकार देखिए मेलापक नहीं है। मेलापक नहीं है, रागालाप है, रूपकलाप है, अलप्ति गान है। ठीक है जी। तो ये आपका 2 नंबर नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, डिटेल पढ़िए। 51 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहते हैं। तो अर्धदर्शक स्वर हम जानते हैं कि सा, रे, ग, म, प, ध और नी। तो 3 इधर से छांट दीजिए और 3 इधर से, तो बीच में जो पड़ता है इसी को अर्धदर्शक बोलते हैं। मध्यम को अर्धदर्शक बोला जाता है। ठीक है। तो मध्यम आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसको अर्धदर्शक स्वर इसलिए कहा जाता है कि यह बाउंड्री पे खड़ा होता है। एक तरफ दिन होता है तो एक तरफ रात। मतलब इससे जो है आप मध्यम स्वर से जो है आप राग का गायन समय भी निर्धारित करते हैं। ठीक है। आपको इसके पहले वीडियो में बताया हूँ मैं कैसे निर्धारित करते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है जी। 52 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विवादी स्वर जो होता है राग के प्रकृति को बिगाड़ देता है, लेकिन सावधानी से यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो राग की सुंदरता निखरती है। ठीक है। तो विवादी स्वर कौन सा राग केदार में लगाएंगे कि उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोमल निषाद। ठीक है जी। राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। अल्प प्रयोग करते हैं। देखिए 53 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 53 नंबर सवाल लिखा गया है, निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग के वादी संवादी नहीं हो सकते। वादी संवादी नहीं हो सकते, तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा जी। तो 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी। 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपको रे और ग। ठीक है जी, रे और ग। इसका डिटेल पढ़िए। रे ग स्वर युग्म किसी भी राग में वादी संवादी नहीं हो सकते, तो याद रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, पंडित वेंकटमखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती हैं। पंडित वेंकटमखी जो है चतुर्दंडिक प्रकाशिका जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें इस बात को बताया कि रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती हैं। तो 54 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्या हो गया जी, 9 जातियां हो सकती हैं। तो आपको मैं बताया था 5 मतलब आडव और 6 मतलब साडव और 7 मतलब संपूर्ण। यदि 5 को 5 से मिलाया जाए और फिर 5 को 6 से मिलाया जाए, 5 को फिर 7 से मिलाया जाए, तो यहाँ 3 बन जाता है। और 6 को 5 से मिलाते हैं, 6 को 6 से मिलाते हैं, 6 को 7 से मिलाते हैं, 7 को 5 से मिलाते हैं, 7 को 6 से मिलाते हैं, 7 को 7 से मिलाते हैं, तो यहाँ पे भी 3 बन गया और यहाँ पे भी 3 बन गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, 3 यहाँ, तो टोटल आपका 9 हो गया। ठीक है जी, 9 जातियाँ हो गई। देखिए अगले इसका पढ़ लीजिए डिटेल आप। वही हम आपसे बता रहे हैं, यहाँ पे डिटेल लिखा गया है।
आडा वाडा 5 को 5 से मिलाया गया, फिर यहाँ 5 को 6 से मिलाया गया, फिर यहाँ 5 को 7 से मिला दिया गया, तो 3 ये हो गए। फिर यहाँ 6 को 6 से मिलाया गया, आपको 6 को 5 से मिला दिया गया, 6 को आपको 7 से मिला दिया गया, तो 3 ये हो गए। 7 को 7 से मिला दिया गया, 7 को यहाँ 6 से मिलाया गया, 7 को यहाँ 5 से मिलाया गया, तो ये क्या हो गया, ये भी 3 हो गए, तो 3 3 9 हो गए। सभी क्या हो गए जी, 9 जाति हो गई। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिखा है, उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे का नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय संगीत में किस नाम से पुकारते हैं? तो बताइए आप, दक्षिण भारतीय संगीत में यदि कोमल रे उत्तर में है तो दक्षिण में इसको क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 55 का सही उत्तर बताइए। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका शुद्ध रे। ठीक है जी, शुद्ध रे। ठीक है, उत्तर में आप कोमल रे कहते हैं और दक्षिण में उसको शुद्ध रे कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये देखिए दोहा, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, मतलब षडज की भी 4, मध्यम की 4 और पंचम की 4 श्रुतियाँ होती हैं। द्वय द्वय मतलब 2 निषाद और गंधार का, निषाद और गंधार का 2 होगा। ठीक है, और तीसरी मतलब 3 होगा ऋषभ और धैवत का। ठीक है जी, तो टोटल आपका 22 श्रुतियाँ होती है। ठीक है, कह रहा है श्रुतियों पर स्वर स्थापित करने वाला यह दोहा किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? आप 56 का सही उत्तर बताइए। 56 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भरत मुनि ने लिखा। ठीक है, इसका देखिए आप डिटेल यहाँ देखिए, पढ़ लीजिए डिटेल। अब 57 नंबर सवाल लिख रहा है, लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? लक्षण गीत का बताइए, लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? तो राग का परिचय करवाना। ठीक है, तो 57 का क्या हो जाएगा जी? 57 का एक राग का परिचय कराना लक्षण गीत का मुख्य उद्देश्य है। देखिए 58 नंबर लिख रहा है, नाट्य शास्त्र निम्न में से किसके द्वारा रची गई? तो आप 58 का सही उत्तर बता दीजिए। 58 का सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि द्वारा, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र रचा गया। ठीक है जी, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा है। देखिए पुरुष तानपुरा, देखिए एक आपका कॉपी का नोट्स बता रहा हूँ। देखिए पुरुष तानपुरा में पहला और चौथा तार पीतल का बनता है। ठीक है, और दूसरा और तीसरा तार लोहा का बनता है। महिला तानपुरा में पहला तार पीतल का होता है, दूसरा तीसरा चौथा तार लोहा का होता है। ठीक है, पीतल आप जानते हैं, पीतल किससे किससे बनता है? कॉपर से और जिंक से बनता है। ठीक है जी, पीतल याद रखिएगा। लोहा तो आप जानते हैं Fe होता है, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। देखिए अगला सवाल, इसमें इसका डिटेल पढ़ लीजिए। डिटेल इसमें लिखा गया है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। भरत मुनि नाट्य शास्त्र का काल कुछ विद्वान 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र में 6 अध्याय, कहाँ से 28 से लेकर 33 तक, यह जो 6 अध्याय नाट्य शास्त्र का है टोटली संगीत को समर्पित है, संगीत के बारे में लिखा गया। ठीक है, शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ कौन था? याद रखिए इस बात को। 59 का बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तर खां। ठीक है, याद रखना आपको, छत्तर खां शाहजहां के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो। ठीक है, शाहजहां के दरबारी संगीतज्ञ छत्तर खां, जबकि तानसेन सम्राट अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए 60 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किसी तार पर एक सिरे से 36 डिग्री की दूरी पर तार षडज, मतलब तार षडज की स्थापना की जाए तो पंचम की स्थापना कहाँ होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 24 डिग्री पे होगा। ठीक है जी, 24 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब देखिए किसी तार पर 36 डिग्री पर आप तार सा को डिनोट करते हैं तो पंचम को 24 डिग्री पर डिनोट करना होगा। ठीक है, अगला सवाल, तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो आप जानते हैं 4 तार होते हैं। 4 तार अभी आपको ऊपर बताया हूँ। अगला सवाल देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए डिटेल। तानपुरा एक अंग है तुम्बा, यह किससे बना होता है? तो तुम्बा लौकी से, जंगली लौकी से बना होता है। ठीक है जी, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। 63 नंबर सवाल देखिए, हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के सभी तारों में घुड़च और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो मनका। क्या कहते हैं जी? मनका। क्या कहते हैं? मनका, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल देखिए, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। 64 नंबर सवाल आपसे लिख रहा है, पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहाँ पर होता है? तो आपसे बताया गया प्रथम और अंतिम तार जो होता है, प्रथम और अंतिम तार देखिए 4 तार होता है, 1 2 3 4। तो पहला और चौथा ये दोनों जो होता है पीतल का बनता है। ठीक है,
पीतल का, और ये दोनों तार जो होता है लोहा का, Fe लोहा का बनता है, ठीक है। तो आप इसका एक नंबर आंसर हो जाएगा। पहला और अंतिम तार पीतल का बनता है, दूसरा और तीसरा तार लोहा का, ठीक है। देखिए, अधिक अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? तो अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को आप किससे मिलाते हैं? खूंटी से, ठीक है। खूंटी आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, महिला के तानपुरा का प्रथम तार किससे बना होता है? तो महिला का प्रथम तार जो देखिए पीतल से बनता है, 1 2 3 4, तो पहला तार ये आपका होगा पीतल, पीतल होगा, और ये तीनों तार जो होगा लोहा का होगा, ठीक है जी। Fe लोहा का होगा, ठीक है। अगला सवाल, मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? मिजराब बताइए। मिजराब आपको सितार में आता है, ठीक है जी। मिजराब सितार में आता है, इसको पढ़ लीजिए डिटेल। सितार जो होता है तत्व वाद्य यंत्र होता है, तार से बनता है। देखिए, जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तरब का तार कहते हैं, ठीक है जी। उसको क्या कहते हैं? तरब। देर तक गूंजता है उसे तरब कहा जाता है। सितार, बीड़ा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसमें तारों के अलावा घुड़च एवं तरब के तार तथा सरिकाएं होती है, ठीक है। सितार में कितने तार होते हैं? तो आप जानते हैं सितार में 7 तार होते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 70 नंबर सवाल लिख रहा है, सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोल कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं जी? बोल। तो 70 नंबर का क्या हो जाएगा जी? बोल कहते हैं उसको। 71 नंबर सवाल देखिए, 71 नंबर सवाल इसमें 71 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। 71 नंबर सवाल लिख रहा है, हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक कौन है? तो आप बताइए सितार वादक कौन है? 71 का सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जी आपको? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है जी। इनके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए, 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था इनका जन्म, ठीक है जी। और इन्होंने भारतीय संगीत शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त की थी, और उनके लड़की से इनकी शादी भी हुई थी, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कौन से वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र के की जननी कहा जाता है? तो बीड़ा को, ठीक है जी। बीड़ा को जो है, बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है, और यह तार से बनता है, इसको तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं, और ये तत्व वाद्य यंत्रों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो 72 का क्या हो जाएगा जी? 72 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे 71 नंबर, सितार को बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सितार को बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मिजराब, ठीक है। मिजराब से सितार बजाया जाता है। सितार में 7 तार होते हैं, आप जानते हैं। तत्व वाद्य यंत्र होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे देखिए, धातु की छोटी सी पत्ती जिससे सरोद बजाते हैं उसको क्या कहते हैं? जावा, ठीक है जी। तो जावा से सरोद बजाते हैं। देखिए, धातु की एक छोटी सी पत्ती जिससे सरोद बजाते हैं उसको जावा कहते हैं। डिटेल आप पढ़ लीजिए। देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सुशीर। जैसे बांसुरी हो गया, बांसुरी हो गया, इसको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। अगला सवाल देखिए, हारमोनिया हो गया, शहनाई हो गया। देखिए, रात 12 बजे से लेकर 12 बजे दिन तक जो राग गाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उत्तर राग कहते हैं, ठीक है जी। उसको क्या कहते हैं? उत्तर राग कहेंगे या पूर्व राग कहेंगे? बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइए। तो कमेंट करके आप बताइए, उत्तर राग कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा आप। ख्याल कितने प्रकार के हैं? तो ख्याल 2 प्रकार के हैं, आप जानते हैं, द्रुत ख्याल और मध्य ख्याल। द्रुत ख्याल और विलंबित ख्याल, ठीक है जी। ख्याल मतलब होता है कल्पना, फारसी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है कल्पना। 2 प्रकार का है, बड़ा ख्याल इसको विलंबित ख्याल बोलते हैं, और छोटा ख्याल को द्रुत ख्याल बोलते हैं। देखिए, जो ख्याल धीमी लय से गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो धीमी लय से जो गाते हैं उसको विलंबित ख्याल कहते हैं, विलंबित लय, ठीक है जी। तो 78 का क्या हो जाएगा? ये 78 का हो जाएगा 3, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगला सवाल है, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? तो बताइए। 79 का क्या हो जाएगा जी? 79 का क्या हो जाएगा जी आपका? सुरादर्त कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सुरादर्त। अगला सवाल, इसमें आप इसे डिटेल पढ़ लीजिए। अचल स्वर किसी को कहते हैं? अचल स्वर आपको षड्ज और पंचम को कहते हैं, ठीक है। अचल स्वर षड्ज और पंचम को कहते हैं जो अपने स्थान से या सिर्फ शुद्ध ही रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 5 विकृत आप 7 शुद्ध जानते हैं।
तो षडज और पंचम भी शुद्ध स्वर में आते हैं। देखिए, जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था में नीचे होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कोमल स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे जी? कोमल। जैसे आपका गंधार हो गया, इसके पहले कोमल गंधार आता है, तो याद रखिएगा इस तरह के कोमल स्वर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को क्या कहते हैं? तो शुद्ध स्वर कहते हैं, आप जानते हैं। शुद्ध स्वर कहते हैं, और 5 को विकृत स्वर कहते हैं, जानते हैं। देखिए, 83 नंबर सवाल कर रहा है, छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध हो जाता है उसको क्या कहते हैं? पकड़। क्या कहते हैं जी? पकड़। याद रखिएगा। राग यमन, यमन राग का माध्यम क्या है? मध्यम। मध्यम मध्यम। तो यमन राग में कल्याणार्थ से उत्पन्न है, इसलिए मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है जी, तो 2 हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, टप्पा। टप्पा किसने प्रचलित किया? तो टप्पा जो है सौरी मियाँ ने प्रचलित किया। ठीक है, टप्पा सौरी मियाँ ने प्रचलित किया। 85 का क्या हो जाएगा जी? 85 का आंसर क्या हो जाएगा जी? 85 का आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्रुतियाँ कितनी है? तो श्रुतियाँ 22 है, आप जानते हैं श्रुतियाँ 22 है। अगला सवाल देख लीजिए, राग यमन के वादी संवादी। तो आप जानते हैं मन का गाना, तो ग वादी है और संवादी नी है। ठीक है, तो गंधार, गंधार और निषाद। ठीक है, गंधार इसका वादी है और संवादी इसका निषाद है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इसका पढ़ लीजिए डिटेल। खमाज राग का थाट क्या है? तो खमाज राग का थाट खमाज ही है। खमाज जो है राग, खमाज थाट का आश्रय राग है, इसमें निषाद कोमल लगता है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। इसका जाति जो है, इसकी जाति क्या है? साडो संपूर्ण, मतलब आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। गायन समय रात्रि का क्या हो? रात्रि का द्वितीय पहर। अगला सवाल देख लीजिए, बिलावल राग की जाति क्या है? तो बिलावल राग की जाति साडो संपूर्ण है। साडो संपूर्ण का मतलब होता है आपको आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। ठीक है, साडो संपूर्ण है। देखिए इसकी, देखिए इसको थोड़ा सा आप यहाँ कर लीजिए। बिलावल थाट से उत्पन्न है। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसके गाने का समय दिन का प्रथम पहर है, और वादी धैवत है और संवादी गंधार है। ठीक है जी, अगला सवाल है 90 नंबर, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं, और 3 ताली होता है, 1 खाली होता है, 4 विभाग होता है, 16 मात्राएं होती है, याद रखिए। थाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से कौन सा थाट बनेगा? तो थाट भैरव में देखिए ऋषभ कोमल लगता है और धैवत कोमल लगता है, इसमें आपको मध्यम तीव्र करिएगा तो पूरे मत मतलब पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी थाट हो जाएगा। ठीक है जी, पूर्वी थाट हो जाएगा, याद रखिए। 2, 3, 4 स्वरों के समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं बता दीजिए? तो तान कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तान कहते हैं। तो 92 का क्या हो जाएगा? 3। 92 का 3 हो जाएगा। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 93 नंबर का, निम्न में से कौन सा उत्तर राग नहीं है? उत्तर राग कौन नहीं है? तो 93 का सही उत्तर बता दीजिए। 93 का क्या हो जाएगा जी? पुरिया धनासिरी। पुरिया धनासिरी ये उत्तर राग नहीं है, उत्तर राग नहीं है। चलिए इसका डिटेल पढ़िए। इसमें लिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि पुरिया धनासिरी उत्तर राग नहीं है। उत्तर राग वे राग होते हैं जो दिन के दूसरे भाग अर्थात रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाते हैं। ठीक है, तो पुरिया धनासिरी जो है उत्तर राग नहीं है। चलिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता किस ताल में है? किस ताल में है? 94 नंबर सवाल बताइए। तो 94 नंबर का क्या हो जाएगा जी? 94 का हो जाएगा दादरा में है। ठीक है, दादरा, दादरा में 6 मात्रा होता है। ठीक है जी, देखिए शक्ति हमें देना दाता दादरा ताल में, दादरा 6 मात्राएं में होती है और 2 विभाग होता है इसमें। फिल्मी गीत और लोकगीत भजन इसमें बहुत ज़्यादा गाया जाता है। ठीक है, दादरा में। 95 नंबर सवाल देखिए, 95 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव हरि का संगीत नहीं है? शिव हरि जी का संगीत किस फिल्म में नहीं है? तो आपको बताना है। 95 का सही उत्तर बताइए। 95 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बॉबी फिल्म में। ठीक है जी, बॉबी फिल्म में नहीं है। ठीक है, जबकि आपको जो है नहीं है, बॉबी फिल्म नहीं है, बाकी आपको चांदनी फिल्म में, सिलसिला फिल्म में, साहिबा फिल्म में शिव हरि जी के म्यूजिक को प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए बॉबी फिल्म में आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। ठीक है, इसमें देखिए नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए
निम्न में से कौन सा तानपुरे का एक अंग नहीं है? तानपुरे का अंग नहीं है, बताइए। तो तानपुरे का अंग नहीं है कह रहा है। तानपुरे में 4 तार होते हैं, आप जानते हैं। अट्टी रहता है, तबली रहता है, मनका रहता है, लेकिन पन्ना उसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, तानपुरे को अंगुलिये से बजाया जाता है, आप जानते हैं, तत्वाद्य यंत्र है। तानपुरे को तंबूरा भी कहा जाता है। 4 तार होते हैं इसमें। जो है तानपुरे का अंग पन्ना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए आप। 97 नंबर सवाल लिख रहा है। देखिए, ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर कौन सी ताल प्राप्त होगी? तो ताल बसंत में देखिए 18 मात्रा का होता है, इसमें 2 घटाएंगे तो 16 मात्रा, ये 3 ताल मिल जाएगा, ठीक है जी। तो 3 ताल मिल जाएगा। देखिए इसका सही मात्रा देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ताल बसंत में 18 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं घटा दीजिएगा तो 16 मात्राएं मिलेगी। तो आपको विकल्प में 16 मात्रा का कोई ताल नहीं है, तो 3 ताल आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिख रहा है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा जी? आपको चांदी में, ठीक है, चांदी में अधिक होगा। सर्वाधिक पूछ रहा है, अधिक चांदनी में हो जाएगा। चांदनी मतलब चांदी। चांदी का संकेत क्या हो जाएगा जी? चांदी का केमिस्ट्री में संकेत जानते हैं, क्या कहते हैं चांदी को? चांदी को Ag कहा जाता है, ठीक है, अर्जेंटम। और सोना को Au कहा जाता है, औरम, ठीक है जी। और प्लेटिनम को देखिए 16, तांबा का कॉपर हो गया, Cu। अगला सवाल आपसे पूछा जाए, 2 स्वरों की डोल बीट से उत्पन्न कर्कशता कब सर्वाधिक होगी? कब सर्वाधिक होगी? 99 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा आधे स्वर के बराबर हो। जब जब इसकी देखिए आधे आधे स्वर में कर्कशता जो होगा सर्वाधिक होगी, कर्कशता सर्वाधिक होगी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आपको 100 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी ताल कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य ताल नहीं है? मुख्य ताल नहीं है, आप बता दीजिए। तो मुख्य ताल नहीं है, 100 का क्या हो जाएगा जी? 100 का 3 ताल। 3 ताल आप जानते हैं उत्तर भारत का ताल है, ठीक है जी। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 3 ताल में 16 मात्राएं, 4 विभाग होती हैं। देखिए अगला सवाल इसमें देखिए, राग छाया नट का थाट क्या है? तो छाया नट का छाया से कल्याण, कल्याणकारी छाया याद रखिएगा। तो कल्याणकारी छाया, छाया नट जो हो जाएगा कल्याण थाट से उत्पन्न है, ठीक है जी। अगर इसकी जाति क्या है? संपूर्ण। संपूर्ण है, 7 आरोह में 7 अवरोह में, ठीक है जी। संपूर्ण है। को इस राग को छाया भी कहते हैं। इसके गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है, ठीक है। कल्याणकारी छाया याद रखिए। 102 नंबर सवाल लिख रहा है, बांसुरी में यदि 3 छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का स बजाया जाए तो तार तार सा बजाने के लिए कितने छिद्र दबाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 4 छिद्र दबाए जाएंगे, ठीक है। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। 4 छिद्र दबाए जाएंगे, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए आप। इसकी व्याख्या के रूप में हम पढ़ रहे हैं। इसका आंसर 4 हो जाएगा। बांसुरी में यदि 3 छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का सा बजाते हैं तो तो से तार सा बजाने के लिए 4 छिद्र दबाने पड़ेंगे, ठीक है जी। भेड़िया स्वर सुनाई देता है, भेड़िया स्वर सुनाई देता है। 103 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 103 का सही उत्तर हो जाएगा आपको मूल स्वर की आवृत्ति पर, ठीक है। भेड़िया स्वर कब सुनाते हैं? तो मूल स्वर की आवृत्ति पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल 104 नंबर। 104 नंबर देखिए। 104 नंबर लिख रहा है, 104 नंबर पूछा जा रहा है कि तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रसार क्या है? तो 80 से 5500, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। इसमें देखिए आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है? मतलब आरोह में भी 7 अवरोह में भी 7, तो इसकी जाति क्या हो जाएगी? जौनपुरी। जौनपुरी जौनपुरी देखिए, जौनपुरी का जाति आडव संपूर्ण है। जौनपुरी दिन के अति मधुर रागों में से एक है। और शेष जो है विकल्प संपूर्ण संपूर्ण जाति के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण जाति की नहीं है, ठीक है। संपूर्ण संपूर्ण नहीं है तो जौनपुरी का जाति क्या होता है? आडव संपूर्ण होता है। मतलब 5 आरोह में और अवरोह में 7 लगते हैं। बाकी ये भी संपूर्ण, ये भी संपूर्ण और ये भी संपूर्ण, ठीक है जी।
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मल्लिकार्जुन मंसूर ने किस फिल्म में संगीत निर्देशन किया? किस फिल्म में संगीत निर्देशन किया? तो 106 का सही उत्तर बता दीजिए। 106 का सही उत्तर हो जाएगा आपका इंद्र सभा। इंद्र सभा, इंद्र सभा फिल्म में, ठीक है जी। तो इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। देखिए 107 नंबर सवाल है, उस्ताद आमिर खां का संबंध किस घराने से है? उस्ताद आमिर खां जी का संबंध किस घराने से है? 107 का उत्तर बताइए। 107 का उत्तर हो जाएगा आपका इंदौर घराने, ठीक है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। 108 नंबर सवाल, बाल कृष्ण बुआ इचलंजीकर के गुरु थे। बाल कृष्ण बुआ इचलंजीकर के गुरु कौन थे? तो आपको 108 का सही उत्तर बताना है। 108 का सही उत्तर हो जाएगा जी आपका हद्दू हस्सू खां, ठीक है जी। हद्दू हस्सू खां इनके गुरु थे, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 109 नंबर सवाल लिख रहा है, 109 नंबर सवाल, निम्न में से किस संस्था का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है? तो शास्त्रीय संगीत से नहीं है, कौन सा संस्था है? तो 109 का क्या हो जाएगा जी? 109 का सही उत्तर हो जाएगा आपको यूमेक। यूमेक ये वाला नहीं है, जबकि ये है, ये है, ये है, ये वाला नहीं है, तो दो आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म कब हुआ? जन्म वर्ष कब हुआ? जन्म वर्ष क्या है बताइए। तो 110 का सही उत्तर हो जाएगा। 110 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1919, ठीक है जी। 1919, 1919 से आपको याद होना चाहिए, 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है जी। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप यहाँ पे। उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र थे जाकिर हुसैन जी। 21 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ था। जम्मू कश्मीर के थे, ठीक है। अल्लाह रखा खां लोकप्रिय भारतीय तबला वादक, इनके पुत्र जाकिर हुसैन, ठीक है जी। दरबारी कान्हड़ा गाने का समय रात्रि का क्या है जी? रात्रि का तीसरा पहर। आपको आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 11 का 2। 1 से 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। असावरी थाट से उत्पन्न है दरबारी कान्हड़ा, ठीक है जी। आप याद इसको गंभीर प्रकृति का राग है। देखिए अगला सवाल देखिए, ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? तो ताल के निश्चित बोल को आप ठेका कहते हैं। ताल के निश्चित बोल को क्या कहा जाता है? तो ठेका, ठीक है जी। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 113 नंबर सवाल कर रहा है, 1 से 3 आवर्तन तक के बोल के समूह को क्या कहते हैं? तो टुकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टुकड़ा, टुकड़ा कहा जाता है। ये डिटेल पढ़ लीजिए आप। वह कौन सा ताल है? धाधीन धातुन्ना, धाधीन धातुन्ना, बताइए धाधीन धातुन्ना कौन सा ताल है? तो आपको बताना है। 114 नंबर का क्या हो जाएगा? ये 114 नंबर का हो जाएगा आपका, 114 का हो जाएगा आपका 3, दादरा ताल। दादरा ताल देखिए 6 मात्रक है, ठीक है। धाधिन्ना धातुन्ना, देखिए यहाँ पे धाधिन्ना धातुन्ना, ये आपका इसमें आप ताली पहली मात्रा पे है और खाली जो है चौथी मात्रा पे, ठीक है जी। 6 मात्रा का है, इसमें 2 विभाग होते हैं। 115 नंबर सवाल लिख रहा है, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो, खुले व जोरदार बोलों का हो, उसे क्या कहते हैं? उससे क्या कहा जाता है? तो परन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? परन। 115 का सही उत्तर हो जाएगा परन कहते हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिए डिटेल। देखिए 116 नंबर, रेला कितने लय में बजाए जाते हैं? तो रेला, रेला जो होता है तबला पर बजता है, और नदवाद है तबला, और चौगुण या 8 गुण में बजाते हैं रेला, ठीक है। तो 116 का क्या हो जाएगा जी? 116 का हो जाएगा आंसर 3। 117 नंबर सवाल देखिए, धिन, धिन पर जब सम हो तब कौन सा ताल का बोध होता है? बताइए, बताइए कौन सा ताल होगा? तो झप ताल हो जाएगा। क्या होगा जी? झप ताल हो जाएगा। 117 का क्या हो जाएगा जी? 117 का 1 नंबर हो जाएगा। देखिए इसका डिटेल पढ़िए, डिटेल यहाँ पे लिखा गया है, डिटेल यहाँ पे लिखा गया। देखिए डिटेल यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए झप ताल की मात्रा सम धिन पर होती है। यह 10 मात्रा की ताल होती है। इसमें 4 विभाग होते हैं। पहली तीसरी विभाग 2-2 मात्राएं की होती हैं, दूसरी चौथी 3-3 मात्राएं की होती है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 118 नंबर, जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन सा ताल होता है? कौन सा ताल होता है बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ताल, ठीक है जी। चौथी ताली धीना पर होती है तो वो 1 ताल कहलाता है। ये 12 मात्राएं की ताल है, 6 विभाग होता है, 2-2 मात्राएं प्रत्येक विभाग में होती है, ठीक है। इसका बोल क्या है? धीना धीन, धीना धिन धीना तीना धिन धीना, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए अगला सवाल, इसमें 119 नंबर सवाल है। देखिए एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो द्विगुण कहते हैं, दुगुण कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो
आप उठ को गट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गट्टा। गुडरी कहते हैं जिस पे तबला रखी जाती है, स्याही जो तबला के मध्य में होता है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए 121 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 121 नंबर, बाएं तबले में 16 छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? गजरा। क्या कहते हैं जी? गजरा। अगला सवाल देख लीजिए, तबले मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियां का पालन करते हैं? कितनी रीतियों का पालन करते हैं? तो आप बताइए 122 नंबर का क्या हो जाएगा जी? 122 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 122 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका दो रीतियों का पालन करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तबले का आविष्कार किसने किया? आप जानते हैं, अमीर खुसरो ने किया, मृदंग को काट के। ठीक है, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? तो तिहाई कहते हैं, आप जानते हैं इसको। देखिए कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? तो कायदे के विस्तार को आप कहते हैं पलटा कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इस बात को अपनाना है। ठीक है जी, थैंक यू।